नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आठवां घर कुंडली का जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, जिसको मृत्यु का, आयु का, एक्सीडेंट का, लंबी बीमारी का हाउस कहते हैं। उसमें नो के नो प्लैनेट जब बैठे होते हैं तो वो आजीवन आपको किस तरह के रिजल्ट देते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप टाइम पे समझ के जीवन के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं और बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। यानी आपकी कुंडली में या आपकी फैमिली की या किसी की भी कुंडली जो आप देखते हैं, 8वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो आपने परमानेंटली उसको क्या रेमेडी सजेस्ट करनी है, जिसको आजीवन करने से लगन कुंडली के अंदर अगर वो खराब कंडीशन में बैठा है तो ग्रेजुअली पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए, और अगर पॉजिटिव बैठा है तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे। साथ ही कुंडली का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण क्यों करते हैं? ताकि हमें समय रहते ये समझ में आ जाए कि बेसिकली प्रॉब्लम के कारण क्या हैं, कैसे उनको ठीक करना है, समस्याएं कब तक रहेंगी और परेशान नहीं होना है, किस साल क्या होने वाला है उसको कैसे समझना है। तो यहाँ पर जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, यहाँ पर मोनिका जी हैं। तो यहाँ पर माधुरी जी ने लगातार पिछले काफ़ी टाइम से कमेंट डाल रही हैं, और इनकी जो सिस्टर है उसकी हॉरोस्कोप को लेकर ही चिंतित है कि उनकी अभी 2 महीने पहले सगाई हुई, और सगाई होने के बाद जिससे भी उनकी सगाई हुई थी उनका एक्सीडेंट हो गया, और अभी जो है वो शादी पोस्टपोन हो गई या टूटने के कगार पे है, जैसी भी कंडीशन है। तो उसको लेकर चिंतित हैं कि इन फ्यूचर क्या रहने वाला है, कैसे होगा। तो उसकी बात करेंगे कि इनकी कुंडली के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, जो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हर स्टेज पे हमें इमीडिएट वाला जो चीज़ें होने वाली होती हैं, जैसे जब हम 20 साल की उम्र में होते हैं तो करियर को लेके चिंतित होते हैं, जब उम्र कम होती है तो पढ़ाई को लेके, और जब जॉब लग जाती है, करियर सेट हो जाता है, तो उसके बाद शादी को लेके, शादी के बाद बच्चों को लेकर। मगर यहाँ पर जब आपको एडवांस में ये पता लग जाए कि ओवरऑल लाइफ के अंदर कौन से सेक्टर वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आप होने वाली प्रॉब्लम्स को एडवांस में ठीक कर सकते हैं। तो रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसन। केवल हमें ये समझना है कि कब कौन सी करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं कि कुंडली के अंदर जो 9 के 9 प्लैनेट हैं, 8वें घर में अगर बैठे हों। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, एक बैठा हो या 2 बैठा हो या 3 बैठे हों, जो एक के बारे में बताया जाएगा। लेट फॉर एग्जाम्पल कि अगर सूर्य की बात की जा रही है और सूर्य के साथ मंगल है या शनि है या जो भी है, तो आपने दोनों की इंडिविजुअल प्रिकॉशन रेमेडीज को आजीवन फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, इन सबसे हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं, गॉड की ब्लेसिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुंडली के अंदर उनके पास 5 डिपार्टमेंट अकेले उनके पास हैं। हमारी किस्मत के ग्रह हैं। किस्मत का ग्रह निकालने का एक अलग टेक्निक है, मगर नेचुरली किस्मत के कारक बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव कुंडली के अंदर 8वें घर में जब बैठे होते हैं, तो 8वां घर किसका है? मृत्यु का। तो उसको कहा गया है शमशान भूमि। तो 8वें घर के जब कोई रेमेडीज कराई जाती है तो क्या बोलते हैं कि या तो आप इस चीज़ को किसी शमशान भूमि में जाके दबा दें, या किसी वीरान जगह, लोनली प्लेस जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे जाकर आप इसको दबा सकते हैं। तो बेसिकली अगर बृहस्पति देव 8वें घर में आपकी कुंडली में बैठे हैं, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। इसको हम खराब नहीं मानते, क्योंकि बृहस्पति देव क्या है? साधु। और शमशान भूमि में बैठा साधु एक ऐसा साधु जो एकांत में अपनी तपस्या में लीन है, तो उसको खराब नहीं माना गया है। वो वहाँ रह के भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, एकांत में रह के अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। तो इसलिए जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बृहस्पति देव के ऑल 12 हाउसेस के बारे में, तो प्ले लिस्ट में है, वहाँ पे डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा था कि शमशान में बैठा साधु। तो ऐसा साधु जो शमशान में बैठा है और वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है,
यानी कि बृहस्पति देव को 8वें घर में क्या कहा गया कि ऐसा जातक दुनिया में कहीं रहकर भी जंगल में मंगल करने वाला, यानी कि ऐसे जातक के अंदर एक काबिलियत होती है कि वो दुनिया में कहीं रहकर भी पैसा कमा सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाए इसकी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कुंडली के और हाउसेस की कंडीशन पर, मगर उसके पास सुख और आराम की सभी चीज़ें उसको जीवन में मिल जाती हैं। हालांकि बृहस्पति देव कुंडली के अंदर 8वें घर में अच्छे हैं या ख़राब हैं, इसकी हमने डिटेल में बात पहले कर रखी है। तो जिसको समझना हो वो आपका प्ले लिस्ट में जाकर जुपिटर ऑल 12 हाउस वाली वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल पर्टिकुलर हाउस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन किस किस कंडीशन में होती है इसके बारे में बात करी है। मगर यहाँ पर क्योंकि ये एक धन योगा भी बनाते हैं और एक पॉवर्टी यानी गरीबी का योग भी बनाते हैं, दोनों ही कंडीशन पैदा करते हैं, तो वो कंडीशन की बात ना करके हम बात करेंगे कि अगर 8वें घर में बृहस्पति है तो ऐसे जातक को उसके बेनिफिट कैसे लेने हैं और ये बृहस्पति आपको क्या क्या दे सकता है। तो 8वें घर का बृहस्पति को कहा गया है गॉड की ब्लेसिंग। इसका मतलब क्या है? ऐसे जातक के ऊपर जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत कितनी बड़ी भी किसी प्रकार की भी जीवन में आ जाए, जैसे ये वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट होने लगे, इनको बर्बाद करने के लिए, इनको निकालने के लिए, तो वहाँ पर इनको कुछ नहीं पता मगर गॉड आके इनकर वहाँ पर बचा के ले जाएगा। एक्सीडेंट होते हैं तो यहाँ पर इनको वहाँ पे गॉड बचा जाता है, बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पर ईश्वर इनको बचा के ले जाता है। तो ऐसी कंडीशन इनके साथ देखने को जीवन में मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा बृहस्पति देव हैं 8वें घर के। अब 8वें घर के बृहस्पति देव वाले के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि ये दुनिया में सारे काम ईजिली कर सकते हैं मगर अर्ली मॉर्निंग उठने में थोड़ा सा इनको समस्या रहती है। दूसरा, ऐसे जातक बड़े दानी स्वभाव के होते हैं, इनसे प्यार से कोई खुशी मांग ले तो हमेशा सब कुछ देने को तैयार रहते हैं या किसी को मना नहीं करते। तो सबसे खास बात है गॉड की ब्लेसिंग। अब ऐसे बृहस्पति देव जो गॉड की ब्लेसिंग, क्योंकि जिसके साथ जीवन में ईश्वर है उसे जीवन में चिंता किस बात की कि अगर हर जगह ईश्वरी बचा के ले जाएगा तो आपका तो फियर वैसे ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ऐसे बृहस्पति देव के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कैसे लेने हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में जो प्लैनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं उनके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कैसे लेने हैं। तो नंबर 1, गले में गोल्ड चेन या रेशमी पीला धागा हमेशा पहनना चाहिए। नंबर 2, ऐसे जातक को दान दक्षिणा धर्म के नाम पर किसी प्रकार से देते रहनी चाहिए। जितनी ये दान धर्म और दक्षिणा के कार्य करते हैं उतने ज़्यादा इनके बृहस्पति देव अच्छे होते चले जाते हैं। हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं और डेली ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें। डेली ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें, क्योंकि इनकी भगवान सुनता जल्दी है और ये निश्चित तौर पर देखा गया है, तो इनको ये सारे काम आजीवन करने ही चाहिए। अब देखिए एक बात समझिएगा कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली में पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं और अगर ख़राब हैं तो ये सब करने से वो ग्रेजुअली ठीक होंगे, अच्छे हैं तो ये सब करने से और अच्छे होंगे। मगर जब वर्षफल कुंडली में आते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आएंगे तो उस साल डेफिनेटली ख़राब रिजल्ट देंगे। मगर अगर लगन कुंडली में स्ट्रॉन्ग हैं तो वर्षफल में अगर ख़राब होते भी हैं तो ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लगन कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ काम परमानेंट करते रहें। करते रहने से आपके ग्रेजुअली वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे और वर्षफल के अंदर ख़राब होने पर भी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट नहीं देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप वर्षफल के रेमेडी टाइम पे समझ के इस साल क्या होने वाला है और रेमेडी करके उसको और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, ख़राब को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव अगर 8th हाउस में बैठे हों तो सूर्य देव क्या हैं? राजा। तो बृहस्पति देव सभी प्लैनेट्स के गुरु कहे गए हैं और सूर्य देव क्या हैं? किंग, राजा। तो राजा जो है और सूर्य की तो रोशनी इतनी है, तो सूर्य देव के लिए क्या कहा गया है कि मौत भागे कोसों दूर। ये टाइटल था जब सूर्य 8th हाउस का वीडियो बनाया था, अब से 2-3 साल पहले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सूर्य देव जो राजा हैं वो मौत के घर में आके जब बैठ जाते हैं, मृत्यु भाव में आके बैठ जाते हैं, तो मौत भी कोसों दूर भागती है। इसका मतलब क्या है? ऐसे जातक के नॉर्मली आँखों के सामने
किसी की जल्दी से मृत्यु होती नहीं है। अगर लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हो कि मृत्यु हो जाए, क्योंकि कहा गया है और ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों पे देखा भी है, चेक भी किया है कि उनकी आंखों के सामने कभी मृत्यु नहीं हुई। आप भी चेक कीजिएगा। अगर गलती से हो जाए ऐसा, आप मान के चलिए कि 99 में से एक केस में मिलता है, यानी कि 100 में से 99 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मृत्यु सामने नहीं हुई, मगर 1% में हुई। तो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर मृत्यु हो जाए, इसका मतलब है कि उस दिन से उस जातक के सूर्यदेव कुंडली में खराब हो गए। सूर्यदेव 8वें घर में अच्छे माने गए हैं। नॉर्मली 8वें घर को लेके हमारे मन में बह रहता है कि यहाँ पे तो जो आ गया वो गया, खराब हो गया। तो 8वें घर में सूर्यदेव अच्छे माने गए हैं। इनके पॉजिटिव रिजल्ट लगातार लेने के लिए क्या करना है कि जातक जब भी घर से निकले, काम पे जाए, तो घर पे जाते समय कुछ मुंह में मीठा डाला, थोड़ा सा चीनी गुड़ वगैरह कुछ भी डाल लें और एक घूंट पानी पी के निकलें। ये कार्य अवश्य करें। दूसरा, काली या लाल रंग की गाय की सेवा सदैव करते रहें। सेवा जैसे हरा चारा खिलाना, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहना, डेली एक रोटी उनको उनके नाम की निकाल दी और गाय को खिला दी। इस तरह से ये लगातार ये 2 नियमों का पालन करते हैं तो सूर्यदेव अगर इनके बाय डिफ़ॉल्ट खराब भी बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि हम लोगों को चेक करना नहीं आता, या चेक करने में कई बार गलती कर बैठते हैं, ये प्रॉपर समझ नहीं पाते कि भाई ये अच्छा या ख़राब है। अब अच्छा या ख़राब है ये एक अलग विषय है, मगर उसको ठीक कैसे करना है उसकी बात करेंगे। चंद्र की बात करते हैं तो चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठे हों तो चंद्रमा 8वें घर में जाके थोड़ा सा खराब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कोमल ग्रह हैं। मृत्यु भाव में जाके थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं। जातक के मन में एक उतावलापन देते हैं। ऐसे जातक के अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है। ऐसे जातक की मदर की लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे जातक कि एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज होता है। ऐसे जातक अपनी 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं वो जीवन में काम नहीं आती, उसके बाद जो पढ़ाई करते हैं उसी से कमाई होती है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पढ़ाई को ऐसे प्लान करना है कि वो 24 वर्ष पूरा होने के बाद जाके ही कंप्लीट हो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा यहाँ पर जब बैठे होंगे तो यहाँ पर और क्या काम करेंगे। ऐसे जातक की या तो एजुकेशन अच्छी रहेगी या माँ की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो नॉर्मली या तो पढ़ाई छूट जाती है तो मदर के हेल्थ ठीक रहती है। अगर एजुकेशन लगातार करता चला जाता है तो मदर के हेल्थ इशू परेशान करते हैं। बेसिकली ऐसे जातक अपनी माँ की जितनी सेवा करते हैं, उनके पास रहते हैं, उतना ज़्यादा उनके हेल्थ इशू परेशान करते हैं। और मैंने क्या देखा है कि ऐसे लोग ही अपनी माँ की सेवा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेनेट वही काम कराते हैं जो करने नहीं चाहिए। थोड़ा लगेगा अजीब सा, मगर ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है और आप चेक कीजिएगा तो आपको सभी बातें 100% मैच करती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ऐसे जातक को क्या करना चाहिए। ऐसे जातक को एक तो डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातक को चांदी अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा धारण करनी चाहिए। अब चांदी किस रूप में धारण करनी चाहिए, गले में पहननी है या हाथ में कड़े के रूप में पहननी है, ये कुंडली पर डिपेंड करता है। कुंडली के फर्स्ट हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, थर्ड हाउस में कौन से बैठे हैं। अगर केतु फर्स्ट हाउस में हो तो अवॉइड करें, बाकी सभी कंडीशन में चांदी की चेन पहन सकते हैं। ऐसी प्रकार थर्ड हाउस में केतु हो तो अवॉइड करें, अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन में पहन सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को जब इस प्रकार से आप लेके चलेंगे तो वो ग्रेजुअली ठीक होंगे, मगर 8th हाउस में जो चंद्रमा हो तो इनको वर्ष फल के अकॉर्डिंग रेमेडी करते रहना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर कमज़ोर हो गया। ऐसे जातक को जब यात्राएं करते हैं तो अक्सर यात्राओं में प्रॉब्लम आती है, ट्रैवल में दिक्कत आती है, कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ पर 8th हाउस में बैठे हो तो क्या करते हैं, तो ऐसे जातक के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा पैदा करते हैं। भाई बहनों के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहते। ऐसे जातक कुछ चोट एक्सीडेंट की घटनाएं भी जीवन में ज़्यादा घटती हैं।
अब ये सारी कंडीशन खराब होने की कंडीशन में ज़्यादा घटती है, मगर यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा है, 3 धातु का छल्ला आप अवश्य पहन लें, जिसके अंदर चांदी, गोल्ड और सिल्वर की बराबर मात्रा लेकर उसको मेल्ट कर कर ये छल्ला तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं ढलाई वाला छल्ला। तो ये राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन लें। एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, इसके कॉर्नर नुकीले हों, अपने पर्स में रखें और एक पूजा स्थान में रख दें। डेली इसको गंगा जल से धोएं और हल्दी का तिलक लगा दें। तो ये कार्य लगातार करने से निश्चित तौर पर ये मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। पक्षियों को डेली कुछ ना कुछ मीठा डालते रहें, क्योंकि चौथे और 8वें घर का मंगल ज़बरदस्त मांगलिक योग कुंडली में बना देता है और ये सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। इस कुंडली में भी 8वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। अब इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट अभी आपको देखने को मिलेंगे, उसकी बात करेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा मंगल के बाद बात करते हैं मरकरी की। मरकरी 8वें घर के अंदर नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते, 90% केस में खराबी माने जाते हैं। 8वें घर के मरकरी, मरकरी क्या है, लड़के की कुंडली में बहन, बेटी, बुआ, मासी और साली का कारक है। जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, और इसी प्रकार लड़की की कुंडली में साली की जगह ननद का कारक हो जाता है, ननद यानी कि लड़के की बहन, तो वो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी। तो ये पांचों की कंडीशन देखने को मिल जाती है। 8वें घर का मरकरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मगर डिपेंड करता है कि वो अगर ख़राब है। अब ऐसे जातक को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में मंदिर का स्थान कभी वर्षफल देखे बिना चेंज ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार देवी के दरबार की यात्रा, देवी के दरबार की यात्रा के बारे में आपने सुना होगा 8वें घर के मरकरी को लेके, मगर वो कब, वो तब जब वर्ष फल के अंदर 8वें घर में आ जाए। तो उस साल पहाड़ों पर देवी के दरबार की यात्रा बिल्कुल ना करें, और अगर बहुत ज़्यादा जाना जरूरी हो तो रेमेडी करके जाएं, अदरवाइज प्रॉब्लम आती ही आती है, और ये कई बार देखा गया है। इसके अलावा क्या करना चाहिए, पक्षियों को साबुत हरी मूंग इनको खिलाते रहनी चाहिए। दूसरा, मंगल कुंडली में कहीं भी हो उसको अच्छा रखें। तो मंगल को अच्छा रखने के 2 सिंपल रेमेडी है, 3 धातु का छल्ला और एक सिल्वर का स्क्वायर पीस वाली रेमेडी जो भी बताई। कि मंगल कुंडली में कहीं भी हो आप तब भी कर सकते हैं, आपको इसके बेनिफिट ही देखने को मिलेंगे। अब मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस, शुक्र की बात करते हैं। 8वें घर में शुक्र। अब 8वां घर बाय डिफ़ॉल्ट है किसका, शनि का और मंगल का, नेचुरल जो इसके कारक हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8 नंबर की राशि आती है, तो शनि इसका हेडक्वार्टर है, कारक है, और साथ ही मंगल कारक भी है और लॉर्ड भी है। तो मंगल और शनि का दोनों का इफेक्ट 8वें घर पे रहता है। इसी वजह से मंगल शनि कंबाइंड भी अगर एक साथ 8वें घर में बैठे हों तो खराब नहीं माने जाते, मगर अन्य किसी प्लैनेट के साथ बैठे हों तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब शुक्र जो है 8वें घर में जब बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मंगल और शनि से इनडायरेक्टली कनेक्शन बन जाता है, चाहे ये दोनों कुंडली में कहीं बैठे हों, मगर शुक्र बैठ जाएंगे। अब शुक्र अगर 8वें घर में बैठ जाएंगे तो शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ और लाइफ पार्टनर। मंगल क्या है, एग्रेशन। शनि क्या है, दुख का देवता। तो लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। मार्केट ले जाओगे लाइफ पार्टनर को, कोई सामान समझ में नहीं आएगा, 10 दुकानें देख के वापस आ जाएंगे। तुमने कुछ बोला नहीं कि उन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, इस कंडीशन वाले देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे जातक अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दुखी रहते हैं, लाइफ पार्टनर थोड़ा गुस्से वाले होते हैं। इनको तो अवश्य ही काली या लाल रंग की गाय के हर साल या लगातार सेवा करती रहनी चाहिए, और वर्ष फल के अकॉर्डिंग उपाय अवश्य करते रहने चाहिए, तभी इनकी मैरिड लाइफ हेल्दी रह सकती है। अदरवाइज़ ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा परेशानी रहते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं कि आपको परेशानी कितनी आएगी। तो मैंने आपको कई बार पिछली वीडियो में बताया है कि कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, उसको देखने की बहुत सारी टेक्निक बताई है। उन टेक्निक से आप समझ जाएंगे कि वो कितने % ख़राब है या कितने % अच्छा है। इससे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो उनके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। मान लो कोई प्लैनेट पैसा देने के लिए आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 4 लोगों की कुंडली पैसा देने के लिए आया है, मगर चारों को, किसी को दिए लाख रुपए, किसी को दिए 10 लाख, किसी को दिए 1 करोड़ और किसी को दिए 10 करोड़। तो आप कहेंगे साहब सबके में एक जैसे ही आया था, मगर रिजल्ट अलग अलग क्यों? वो उनके पावर पे डिपेंड करता है, वो कितनी स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हैं।
इसी प्रकार शुक्र के बाद बात करते हैं शनि की। शनि महाराज 8वें घर में बैठ जाएं। शनि क्या हैं? धीरे धीरे, यानी कि शनि 8वें घर में बैठते हैं, कोई न कोई क्रॉनिकल डिसीज़, लंबी बीमारी अवश्य जीवन में देते हैं। 8वें घर के शनि वाले जातक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बड़ी परेशानी जीवन में ना दें, अच्छे हों या ख़राब हों? तो इनके लिए 2-3 चीज़ें बताई थी कि ऐसे जातक को एक तो कभी भी किसी ऐसे धर्मशाला या जो रहने के लिए सराय वगैरह बनाई जाती है, यात्रियों के आराम की सुविधाएं के लिए जो धर्मशाला या इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो, उसके लिए कभी दान नहीं देना चाहिए किसी प्रकार का भी। दूसरा, बाथरूम में कभी नंगे पैर नहीं नहाना चाहिए, हमेशा स्लीपर पहन के नहाएं। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच कॉर्नर नुकीले अपनी पर्स या पॉकेट में सदैव रखें। ऐसे जातक के जूते नॉर्मली गंदे दिखाई देते हैं, इनको अपने जूते हमेशा साफ रखने चाहिए। और ऐसे जातक को वर्ष फल के अकॉर्डिंग अपनी रेमेडी अवश्य करनी चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी मकान अपने नाम पर नहीं बनाना चाहिए। तो ये बातें जब हमें टाइमली पता लग जाएं तो हम बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। ये बातें शायद अभी आपको समझ में ना आए, मगर जब 50 कुंडली पे चेक करेंगे, जिनकी उम्र 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, और वहाँ पे जब देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये बातें क्यों कही गई। राहु की बात करते हैं। राहु 8वें घर में आ जाते हैं तो 8वें घर के राहु के लिए सीधी सी 2 बात कही गई है, या तो जेल या विदेश। जातक को जीवन में एक बार कोर्ट में जज का सामना अवश्य करना पड़ता है। दूसरा, ऐसे जातक के जीवन में जेल जाने के योग बनाते हैं, तो ऐसे जातक को तो विदेशी भेज दो, या तो ये जेल भेजेगा या विदेश भेजेगा, तो विदेश भेज दो तो ठीक है। तो राहु 8वें घर में, अब राहु 8वें घर में हो, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल के घर में बैठे हुए हैं। मंगल अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, फर्स्ट हाउस में है, थर्ड हाउस में है, या अच्छे प्लेसमेंट के साथ है, तो यहाँ पर राहु हमेशा कंट्रोल रहेंगे, ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो ऐसे जातक को जो अपने अंडर गारमेंट्स हैं वो ब्लू ब्लैक अवॉइड करने चाहिए, रेड या वाइट ही यूज़ करने चाहिए। इनके घर में फ्यूज़ बल्ब अक्सर रखे मिल जाते हैं, कभी नहीं रखने चाहिए। पानी की टंकियाँ अक्सर लीकेज करती हैं, जल्दी इनके अंदर लीकेज स्टार्ट हो जाती है, इमीडिएट ठीक कराएं। घर की दीवारों पे सीलन अक्सर आ जाती है, इमीडिएट कराएं। मगर आपको एक चीज़ बता दें कि ये जितनी प्रॉब्लम बताई जा रही हैं, ये प्रॉब्लम भी सारी अपने आप ही ठीक होती दिखाई देती हैं जब आप वर्चुअल के अकॉर्डिंग लगातार इसकी रेमेडी करते हैं। ये मैंने देखा है कि या तो आप वास्तु ठीक कर लो या फिर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय कर लो। जब आप लगातार उपाय करते हैं तो जो प्लैनेट खराब होके लगन कुंडली में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग वास्तु भी घर में खराब ही दिखाई देता है। तो हमें कई बार वास्तु समझ में नहीं आता, या वास्तु को लेके जब वो ख़राब होता है तो वो चीज़ें हम ठीक नहीं कर सकते चाह के भी, समझने के बाद भी। जैसे आपको बताया कि 8वें घर का राहु, दीवारों में सीलन दिखाई देगी, मगर जब आप रेमेडी कराएंगे और रेमेडी लगातार कर रहे हैं तो वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिक आपके घर के अंदर ऐसी क्रिएशन क्रिएट करेगा कि वो वाइट वॉश करा देगा, जो भी करा देगा वटेवर, मगर वो सीलन हटवा देगा। पानी की टैप फिर परेशानी करेंगी। तो ये चीज़ें देखी जाती है। केतु 8वें घर में बैठ जाए तो यहाँ पर क्या करेगा, जातक की खुद की व मदर की दोनों की सर्जरी कराएगा। जातक को कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत परेशान करेगी। ऐसे जातक को संतान को लेकर हमेशा चिंता परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। संतान या तो होती नहीं है, संतान की जब बात करते हैं दैट इज़ मेल चाइल्ड, लड़के की बात हो रही है। तो मेल चाइल्ड नॉर्मली होता नहीं है, अगर हो जाए तो कोई ना कोई परेशानी उसको लेकर जीवन में बनी रहती है। क्या करना चाहिए इन सब परेशानियों को बचने के लिए? या तो टेस्ट करना हो तो दूसरी कुंडली में टेस्ट कर लो, वेट ना करो। अगर परेशानियां दिखाई दे जाएं कि जो बताया है एग्जैक्टली 20-50 कुंडली में चेक करने के बाद पता लग गया कि ऐसा हुआ है, तो भैया कान छेदन करा लो, लेफ़्ट ईयर एटलीस्ट करा लो, दोनों कराना चाहो दोनों करा लो, गोल्ड की वायर डाल लो, और साथ ही स्ट्रीट डॉग की सेवा करो। काले सफ़ेद रंग का कुत्ता अवश्य पाल लो,
काले सफ़ेद रंग का कुत्ता पालने से क्या होगा कि यहाँ पर संतान नहीं हो रही है तो वो लगातार उसको जब आप पालेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो घर से भाग जाएगा, कुछ ना कुछ घटनाएं घटेंगी। तो यहाँ पर केतु 8वें घर के उसमें जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में वहाँ पे बात की गई है। तो वो पालने से क्या होगा कि वो संतान के योग क्रिएट कर देगा। संतान अगर हो गई है किसी और कॉम्बिनेशन के कारण तो वहाँ पर वो उसकी रक्षा करेगा, यानी कि उस पर जो परेशानी आएगी वो कुत्ता अपने ऊपर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो उसके रिजल्ट कैसे लेने हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे हर एक हाउस के बारे में, ताकि आपकी कुंडली के अंदर या आपके फैमिली कुंडली के अंदर कोई ना कोई 12 में से कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, तो आप समझ जाएंगे कि किसको लेके क्या करना है। अभी शनि राहु को लेकर एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि 6th हाउस में उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शनि राहु के ऊपर ही बात करेंगे कि शनि राहु कुंडली के 12 हाउसेज में कहीं भी बैठे हों तो उसको लेकर किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही रिजल्ट तो पहले ही बात करी है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि हर एक हाउस के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी परफॉर्म करनी है। यहाँ पर इन कुंडली की बात करते हैं। मोनिका जी की डिटेल है 20 जुलाई सन 2003 6 बजे सुबह के शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश। ये इनकी लगन कुंडली है, ये वर्षफल है। लगन कुंडली के अंदर सूर्य बुध बृहस्पति 1st हाउस में है, कर्क लगन की कुंडली है, केतु 5th हाउस में है, मंगल 8th हाउस, चंद्रमा 9th हाउस, राहु 11th हाउस, शुक्र शनि 12th हाउस। शुक्र शनि 12th हाउस में है, सूर्य 1st हाउस में कमज़ोर होकर बैठे हैं, बेशक बुध और बृहस्पति के साथ बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जातक के आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के हेल्थ इशू परेशान करेंगे। यहाँ पर चांस है मोनिका जी के ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी लगन कुंडली में कमज़ोर होकर बैठा है तो कोई ना कोई हेल्थ इशू बना के रखेगा। दूसरा, बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा होती है, सूर्य 1st हाउस के सिम्टम्स हैं। सेकंड, शुक्र शनि एक साथ में है, मंगल 8वें घर से दृष्टि डाल रहा है, तो मंगल शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब क्या है, मंगल 8th हाउस में है। अगर ऐसे जातक के कोई भाई होता है तो भाइयों से दुखी, या भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहते। मंगल की शुक्र शनि पे दृष्टि गई तो यहाँ पर मंगल क्या है, एग्रेशन गुस्से के कारण, शनि क्या है, दुख के कारण, शुक्र साथ में बैठ गए तो मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी। लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग इन नेचर। ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा कर लेती वैसा कर लेती। हालांकि ये शुक्र शनि यहाँ पे आके बृहस्पति बुध और सूर्य के साथ ही मिल गए। इसका मतलब यह है कि लाइफ पार्टनर जो है वो इंटेलिजेंट भी होगा, थोड़ा ईगोस्टिक भी होगा। तो ये सारी की सारी क्वालिटी लाइफ पार्टनर में देखने को मिलेगी। दूसरा इनका प्रश्न था कि भाई शादी को लेकर चिंतित है, शादी के योग इनके 2026-27 में आ रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है, प्रबल योग आ रहे हैं। रेमेडीज लगातार कीजिएगा, वर्षफल के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ताकि सारे काम इजी गोइंग हो जाएं। मगर इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि थोड़ा सा चैलेंजेस तो रहने वाले हैं मैरिड लाइफ में। यहाँ पर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट इनका अच्छा है। ऐसे जातक के लाइफ में अप्स एंड डाउन इन कैरियर देखने को अवश्य मिलते हैं, मगर ये जीवन में पैसा अच्छा कमाने के योग बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मोनिका जी को अपने पैरों पर स्टैंड जरूर होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, योग अच्छे हैं। अदरवाइज़ मैरिड लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, अगर आप खुद नहीं कमाती होंगी तो वो ज़्यादा दिखाई देंगे, मगर खुद कमाती होंगी फिर उतना महसूस नहीं होते। दूसरा, ऐसे जातक नॉर्मली जीवन में जो पढ़ाई करते हैं वो उनके काम नहीं आती, या ये उस सेक्टर में काम नहीं करते, मगर इन्हें करना क्या है, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करें, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर पकड़ के चलें, तभी जीवन में ये एक अच्छे खासे धनवान बन पाते हैं। सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, नॉलेज भरपूर होती है, दूसरों को ज्ञान बांटने की आदत होती है। ऐसे जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, और ऐसे जातक का भाग्य उदय आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड होता है, मगर मेल चाइल्ड कई बार आसानी से होता नहीं है। तो यहाँ पर लड़के की कुंडली पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि मेल चाइल्ड या मैरिड लाइफ ये दोनों चीज़ें हस्बैंड वाइफ दोनों से मिलकर चलती है। तो यहाँ पर दोनों की ही कुंडली, क्योंकि अगर इनके कुंडली में मैरिड लाइफ को लेकर चैलेंजेस हैं तो लड़के की कुंडली में भी डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई लाखों रुपए शादी ब्याह में खर्च कर देंगे, मगर कुंडली को समझने में गलती कर देंगे। उसके बाद एक अपने घर दूसरा अपने घर, फिर परेशान होंगे। टाइमली समझ के दोनों अपने अपने उपाय कर लो। और उपाय भी यहाँ पर क्या बताते हैं, सिंपली रेमेडी देते हैं
जो आसानी से कर सकें। वरना आज की डेट में लोग बहुत परेशान हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो कहते हैं ये स्टोन खरीद लो, स्टोन पहन लो, और साथ ही आपका ज़्यादा परेशानी है तो ये पूजा पाठ करा लो, 50,000 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। बेचारा मरता क्या ना करता, वो सब कराता भी है, रिजल्ट आते हैं ज़ीरो। ये रेमेडीज़ डेफिनेटली काम करती हैं, सारी टेस्टेड हैं, एंड आसानी से आप किसी भी कंडीशन में कहीं भी कर सकते हैं। और आपको ये पता लगेगा कि मैंने 20-50-100 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं रेमेडी के नाम पे तो सेल्फ करे हैं, कहीं मेरा पैसा वेस्ट नहीं गया। मन में कई बार होती है ना कि सामने वाले ने कहीं मुझे लूट तो नहीं लिया, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर आप सेल्फ कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समस्या है। 24 साल की आयु तक आपको रूल भी बताया था, चंद्रमा 9th हाउस, 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं काम नहीं आती है, तो उसके बाद ये जो पढ़ाई करते हैं उससे कमाई अवश्य होती है। तो इनको कौन कौन से सेक्टर फ़ायदा करेंगे ये भी समझना है। तो सेक्टर कौन से फ़ायदा करेंगे, आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड सेक्टर इनको फ़ायदा करेंगे। तो इनको सोशल मीडिया, ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ऑनलाइन कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। साथ ही दूसरा रूल क्या है, 24 साल की आयु के बाद जो पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड काम जो भी करेंगे उसी से कमाई होगी। तो अगर ये पढ़ाई छोड़ चुकी हैं तो 24 साल की आयु के बाद कभी भी ये पढ़ाई कुछ करती हैं वो काम आएगी। तो उनको कोई ना कोई कोर्स करना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर पकड़ के चलना चाहिए। तो ये अच्छा खासा राइज करेंगे। ऐसे जातक अपनी मदर से अटैच भी होते हैं, क्योंकि केतु और चंद्र आमने सामने दृष्टि से मिल रहे हैं। लाल किताब के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 5th हाउस की दृष्टि 9th हाउस पे जाती है। ऐसे जातक मदर से अटैच होते हैं, मदर से किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है, मन हमेशा इनका किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है, ऑलवेज इन स्ट्रेस। तो भैया इनको तो उपाय हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग करने होंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण कुंडली में बन रहा है। वरना सब कुछ होते हुए भी ऐसे जातक दुखी ही रहते हैं। फिलहाल क्या करना है इसको समझ लीजिए। कुंडली में, इनकी कुंडली में जातक की खुद की व मदर की व पिता की तीनों की सर्जरी के योग हैं। फिलहाल ये खराब केतु जो 5th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में आए हुए हैं, शुक्र भी 5th हाउस में आ गए हैं शनि के साथ। शनि 5th हाउस में लगन कुंडली में हो, जातक का एक बार रिश्ता होकर टूटता है। यहाँ वर्षफल में आ गए तो इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। केतु 7th हाउस में आ गए। केतु क्या है, कारक ऑफ सर्जरी। 7th हाउस किसका है, लाइफ पार्टनर का। तो बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लगन कुंडली के अनुसार लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे सदैव रख के सोएं। डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें। चांदी का एक स्क्वायर पीस पीले कपड़े में लपेट के सोमवार के दिन अलमारी के लॉकर में रख दें। दूसरा, कानों के अंदर अपने कानों के अंदर एक तो बाली अवश्य पहने। कमर दर्द, पैरों में दर्द की तकलीफ भी इनको भविष्य में परेशान करेगी, तो चांदी के छल्ले डाल कर रखें। केसर या हल्दी का तिलक नियमित रूप से डेली लगाएं। तो ये कार्य तो आजीवन भर के लिए फिक्स हो गए। वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन्होंने 200 ग्राम चने की दाल 8 दिन लगातार मंदिर देनी है। उसके बाद हर महीने एक बार 800 ग्राम साबुत हल्दी मंदिर में देते रहनी है। इसके अलावा इस साल देवी के दरबार की यात्रा नहीं करनी, घर में मंदिर का स्थान चेंज नहीं करना, और 1 किलो आटा 5 दिन लगातार मंदिर देना है। शुक्रवार से स्टार्ट करके हर महीने में एक बार करें। हर शनिवार रात के समय सरसों के तेल की बोतल किसी शनि मंदिर में दे के आएँ। ये कार्य लगातार करने से जो भी बताए हैं वर्षफल के, डेफिनेटली इनको लाभ मिलेगा। और साथ ही दूध डालकर स्नान करें, पानी में 1 कप दूध डालकर डेली स्नान करें, इससे इनका थोड़ा मेंटल पीस बढ़ेगा। तो ये उपाय लगातार करें। साथ ही 1 किलो गेहूं और गुड़, क्योंकि राहु 1st हाउस में आए हुए हैं तो यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देंगे। 1 किलो गेहूं और गुड़, हेल्थ इशू के योगी बना रहे हैं, 1 किलो गेहूं और गुड़ हर संडे मंदिर देते रहें। 2 महीने में एक बार एक काले रंग का छाता, 4 बूंदी के लड्डू किसी स्वीपर को दे दें। ये जो वर्षफल के उपाय हैं ये आपने 20 जुलाई 26 तक ही करने हैं, उससे यानी कि 2-4-10 दिन पहले बंद कर देने हैं। उसके बाद बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने।
ये वाले उपाय परमानेंट करने हैं। और मेरी एडवाइस ये है कि शादी प्रॉपर कुंडली मिला के कीजिएगा। लड़का लड़की दोनों अपने अपने उपाय करें ताकि मैरिड लाइफ हेल्दी रहे। बाद में परेशानी बढ़ जाए उसके बाद आप इधर उधर भागें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी प्रकार समय रहते चीज़ों को समझें, जीवन को ठीक करें। जय श्री कृष्ण।